तो चलिए गाइस, यहाँ से जो है हम आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। और ये जो है आपका क्लास 11 जो फिजिक्स है उसका चैप्टर 3 चल रहा है, और जिसमें कि हम आपको कंटिन्यू करा रहे हैं इस चैप्टर को। इसका ये नेक्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पे लिखा है आपका कि भाई पाथ जो है, यहाँ पे लिखा पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आज इस लेक्चर में हम पूरा जानेंगे कि हम पोजीशन किसे बोलते हैं, पाथ लेंथ क्या होता है और ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। पूरी चीज़ों को हम ज़रा डिटेल में जानने वाले हैं। तो यहाँ से ज़रा कंटिन्यू करते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखा है कि अर्लियर यू लर्न दैट मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। तो अभी हमने ऊपर ही देखा था, पॉइंट आया था, एक लाइन आई थी, और वहाँ पे ये लिखा था कि जो हम मोशन बोलते हैं, तो मोशन क्या है हमारा, ये मोशन जो होता है वो चेंज है किसमें, हमारी जो भी पोजीशन है उसमें समय के दौरान। और इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई पोजीशन, और जब हम पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं तो वी नीड यूज टू अ रेफरेंस पॉइंट एंड सेट ऑफ एक्सेस। मतलब कि किसी भी हमें पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए हमें एक रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है या हमें सेट ऑफ एक्सेस की ज़रूरत पड़ती है। अब एक्सेस आपने जो है पढ़े भी होंगे, जैसे कि हम बोलते हैं बाई एक्सेस आपका, और एक जो होता है एक्स एक्सेस। तो उसमें आप जो है किस पोजीशन पे हो तो उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है उनको बताने के लिए। तो यहाँ पे लिखा कि इट इज़ कन्वीनियंट टू चूज जो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस। तो बोल रहा है तो उसके लिए यदि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की पॉइंट पोजीशन को बतानी हो तो उसके लिए हमें एक रेक्टेंगुलर किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें कि हमें तीन जो होंगी क्या होंगी, एक्सेस होंगी, जो कि एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी, और जो कि आपने पढ़ भी चुके हो, जिन्हें हम बोलते हैं एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। वो क्या होती हैं आपकी, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके से आपकी ये एक्सेस जो है बटी रहेंगी वहाँ पे। ये जो होंगी वाई होगा, ये जो होगा जेड, और ये जो होगा आपका एक्स एक्सेस होगा, और ये जो होगा आपका जेड एक्सेस होगा। तो इस तरीके से हमारा कोई भी पॉइंट जो है 3D में कहीं भी हो तो हम उनसे बता देते हैं। और आगे लिखा है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन जो है, इंटरसेक्शन ऑफ दीज जो है 3 एक्सेस इज कॉल्ड अ ओरिजिन। और जहाँ पे ये सारा का क्या करेगा कि जो बोल रहे हैं हमसे कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज जो है 3 एक्सेस जो होगा, मतलब कि जहाँ पे जो तीनों एक्सेस हमारी कट रही होंगी यहाँ जो बीच में, वो जो हमारा होगा वो क्या होगा, 0 0 करके होगा, जिसे हम ओरिजिन करके बोलेंगे। एंड सर्व एज द रेफरेंस पॉइंट, और उससे हम लेंगे रेफरेंस पॉइंट की तौर पर। मतलब कि यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट कितना दूर है, या वो जो है यहाँ से कितना जो है दूर है, या फिर कहाँ पे है, तो वो हमारा कौन बताएगा हमें, वो हमारा ये रेफरेंस पॉइंट बताएगा। जैसे मान के चलिए हमारा जो कोई भी ऑब्जेक्ट था, हमारा ऑब्जेक्ट कहीं पे यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो है वो कितनी दूर है और कहाँ है, तो वो कैसे पता करेंगे हम। तो सिंपली यहाँ से हम डिस्टेंस देखेंगे ये वाली, फिर हम यहाँ से देखेंगे ये, और यहाँ से देखेंगे, और फिर इनका हम जो है सम अप वगैरह करके ये पता कर लेंगे कि हमारा जो है वो पॉइंट एक्चुअल में कहाँ पे है। तो इस तरीके से रेफरेंस पॉइंट का हम यूज़ करते हैं, जो कि आपने अभी समझ लिया। तो आप समझ जाइए रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, कि जिससे हम किसी भी दूरी का पता कर रहे हैं उसे हम बोल रहे हैं रेफरेंस पॉइंट। इसको हम हाईलाइट करा देते हैं आपके लिए। आगे लिखा है कि जो आपका कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब द करते हैं उसकी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जो भी हमारे क्या होते हैं, जो भी आपको कोऑर्डिनेट मिलेंगे, जैसे आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी, वाई की वैल्यू मिलेगी, जेड की वैल्यू मिलेगी, तो वो हमको क्या स्पेसिफाई करेगी, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, टू दिस जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम, और टू मेजर टाइम भी पोजीशन अ क्लॉक इन दिस जो है सिस्टम। और यदि हमको टाइम भी मेजरमेंट करना हो कि भाई वहाँ पे वो कितने जो है सेकंड में कहाँ है, कितनी दूर है, तो उसके लिए हमें क्लॉक को भी वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। और दिस कोऑर्डिनेट्स जो है सिस्टम अलोंग विद द क्लॉक कंस्टिट्यूट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इस तरह से जो हमारे एक पूरा एक सिस्टम बनेगा, जिसमें हम जो है ये ग्राफ वगैरह, ये कोऑर्डिनेट वगैरह, और जो हमारी क्लॉक है सब होगा, तो उसे हम बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कर है ना, कि हम जो हैं उस भी जो भी हमारा फेनोमेना हो रहा है तो उसको हम कहाँ से देख रहे हैं और कैसे देख रहे हैं, तो वो हमारा पूरा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिंपल भाषा में जहाँ पे हमारा ये जो कोऑर्डिनेट एक्सेस है, जहाँ पे हमारी ये क्लॉक वगैरह है, और जहाँ पे हमारा ये सब मोशन वगैरह हो रहा है, वो हमारे लिए क्या है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आगे लिखा है कि इफ वन और मोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम, यदि हमारा मान के चलिए कोई भी कोऑर्डिनेट है, एक या फिर एक से अधिक किसी भी एक ऑब्जेक्ट की चेंज हो रहा है। अब जैसे उसमें से क्या चेंज हो सकता है, एक्स की वैल्यू या फिर वाई की वैल्यू या जेड की वैल्यू, तो या तो तीनों चेंज हो या फिर कोई भी एक, या फिर उनमें से दो या तीन, जो सा होना हो वैसा चेंज हो, तो क्या होगा, समय के संग जब चेंज होगा तो बी से दैट द जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ पे होगा, हमारा मोशन में होगा। अब कैसे होगा, मान के चलिए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था
वो 0 0 से लेके वो कहाँ पहुँच गया, वो कहीं पे यहाँ पहुँच गया, जो कि है 3 आपका। इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि मेरा वो पहुँचा है 0 और ये मेरा 0 और एक्स एक्सिस पे कहीं पहुँच गया वो कितना हमारा 3, इस तरह से पहुँच गया। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा मान के चलिए, और उसको यहाँ से लेके इस पॉइंट पर पहुँचने में जो उसको समय लग रहा है वो लग रहा है मान के चलो कितना आपका 2 सेकंड करके। तो यहाँ से हमारा इतना हमें पता चला कि भाई वो 2 सेकंड में वो कहाँ पहुँच गया है, जेड एक्सिस के 3 वाले पॉइंट पर पहुँच गया है। मतलब कि उसकी जो पोजीशन में है वो डिफर आ गया है, या बोल सकते हैं उसके कोऑर्डिनेट में डिफर आ गया है। इस तरीके से हम बोलेंगे कि वहाँ पे जो है वो क्या हो गया है, मोशन हो गया है। तो इस तरीके से ये सब काउंट होता है। और आगे यही लिखा है आपका कि इसको हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट हमारा किस में, मोशन में है। अदरवाइज जो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट विथ जो है रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और यदि ऐसा नहीं होता है, उसकी कोऑर्डिनेशन वगैरह चेंज नहीं होती हैं, तो हम उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कि वो हमारा कैसा है, अभी रेस्ट पर है, अभी वो कहीं भी मोशन नहीं कर रहा उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अनुसार। आगे लिखा है कि जो चॉइस ऑफ अ सेट ऑफ जो है एक्सेस इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो भी चॉइस होती है किसी भी एक सेट को लेने की, जो भी एक्सेस वगैरह है उनको जो है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो वो जो होती डिपेंड करती हैं अपॉन द सिचुएशन पे। मतलब कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो बदलती रहती हैं। जैसे कि इन्होंने फॉर एग्जांपल के लिए लिखा है कि फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन इन अ वन डायमेंशन, तो जब हमें डिस्क्राइब करना हो एक मोशन को जो कि एक डायरेक्शन में हो, वन डायमेंशन में है, तो वन डायमेंशन मतलब क्या होता है आपका कि जैसे वो जो होगा सिर्फ एक एक्स एक्सिस पे ही चल रहा होगा, या वो जो होगा सिर्फ हमारा वाई एक्सिस पे ही चल रहा होगा, तो उसे हम बोलते हैं वन डायमेंशन। जब वो हमारा एक्स और वाई एक्सिस दोनों पे वो मोशन हो रहा हो तो उसे हम बोलेंगे हमारा 2 डायमेंशन, 2D करके बोलते हैं। और यदि हमारे उनमें तीनों जो एक्सेस हैं वो इन्वॉल्व होगी तो हम बोल देंगे उसको 3D, मतलब कि 3 डायमेंशनल। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा बोल रहे हैं कि जब हम क्या कर पाएँ, हमारे लिए जो मोशन है वो कहाँ पे हो रहा हो, सिर्फ एक डायमेंशन में हो रहा हो, तो हमें ज़रूरत होगी किसी भी एक एक्सेस की। अब वो चाहे आप एक्स एक्सेस ले लो, या वाई ले लो, या जेड ले लो। उस तरीके से फिर आगे बोल रहा है टू डिस्क्राइब मोशन इन 2 या फिर 3 डायरेक्शन में, तो हमें ज़रूरत होती है सेट ऑफ 2 या फिर 3 एक्सेस की। मतलब कि वहाँ पे आपको एक्स और वाई भी चाहिए होगा, या फिर एक्स और जेड भी चाहिए होगा, या 3 करना या 3 डायमेंशन में हो रहा होगा तो आपको एक्स वाई जेड तीनों चाहिए होंगे। जैसे कि अब मैं आपको थोड़ा सा विजुलेशन दूंगी ये 3 डायमेंशन में कैसे। जैसे कि आपका देखिए इस तरीके से क्यूब है। अब इस क्यूब को ज़रा देखो ध्यान से, ये क्यूब हमारा बना है, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि इस क्यूब से लेके इसके बीच में कोई पॉइंट था, और वो कहाँ पे आ गया, कहीं पे इस तरीके से इस वाले कॉर्नर पे आ गया है। तो यहाँ से वो जो मोशन हो रहा है उस पॉइंट का इस क्यूब के कॉर्नर पे, तो वो जो है तीनों डायरेक्शन से या फिर तीनों कोऑर्डिनेशन में हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे वो जेड में मोशन हो रहा है, वहाँ का उसका एक्स एक्सिस पे हो रहा है और वाई पे भी हो रहा है। तो इस तरीके से हम जो है इसका यूज़ करके क्या करते हैं, तीनों का यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देखिए जरा क्या लिखा है भाई कि डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस चोजन फॉर द डिस्क्रिप्शन। तो इसका क्या मीन है इस लाइन का, कि जो भी हमारा क्या रहेगा, जो भी इवेंट होगा, मतलब कि जो डिस्क्रिप्शन रहेगा भाई, इवेंट कैसा है, किस तरह से है, तो वो जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर ही डिपेंड करेगा, एक किसी भी एक उस सिचुएशन के हिसाब से, उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हम बोलते हैं कि वैन यू से दैट अ कार इज मूविंग ऑन अ रोड, तो जब हम बोलते हैं कि कार हमारी मूव कर रही है रोड पर, तो यू आर डिस्क्राइबिंग द कार विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू यू और द ग्राउंड। तो यहाँ पे जो हमारी कार जब मूव कर रही होगी, तो यहाँ पे हम इसको में दो सिचुएशन हम देखेंगे, या फिर दो हमारे पास वो होंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा, कि पहला तो रोड के हिसाब से जो है वो क्या हो रही होगी, मोशन में हो रही होगी, और एक जो है अपने हिसाब से भी वो हो रही होगी। मतलब कैसे, कि जैसे ही हम यदि हमारी कार में बैठे हैं तो हमारे लिए क्या लगेगा कि कार जो है मोशन में नहीं है, लेकिन जब हम क्या कराएंगे, रोड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हमारी कार क्या हो रही होगी, मोशन कर रही होगी। इस तरीके से हमारा जो है वो उसके डिस्क्रिप्शन पर, या फिर बोल सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड कर रहा है उसका मोशन। बट विथ रिस्पेक्ट टू जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच विद द पर्सन सिटिंग इन द कार इज रेस्ट। तो वो यहाँ पे बोला है कि यदि हम बात करें कि कोई भी हमारा पर्सन उस कार में बैठा हुआ है, तो उसके लिए क्या है, वो कार हमारी मूव नहीं कर रही है। लेकिन जब हम क्या करें, दूर से खड़े होकर देखेंगे, और दूर से खड़े होकर क्या देखेंगे कि हमारी जो कार रहेगी वो हमें मोशन में लगेगी। क्यों? क्योंकि हम रेस्ट पे हैं और कार हमारी मोशन में है, उस रोड के जो है रिस्पेक्ट में, या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो इस तरीके से ये पूरा पोर्शन आपसे बोलता है। आगे देखिए जरा, अब बोला जा रहा है कि टू डिस्क्राइब मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जब हम बात करते हैं किसी भी मोशन को जो कि स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, तो वी कैन चूज
एन एक्सिस, तो हमारे लिए उसमें ज़रूरत होती है किसी भी एक्सिस को चूज़ करने के लिए। अब स्ट्रेट लाइन में आप जो है जब किसी भी मोशन को कराते हो तो जब वो क्या होता है किसी भी एक एक्सिस की आपको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे, चाहे वो एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो। तो उन्होंने बोला है कि चलो ले लीजिए कोई भी एक्स एक्सिस है, तो सो दैट इट कोइंसाइड विद द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो एक्स एक्सिस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा कि जो हमारी पाथ रहेगी किसी भी ऑब्जेक्ट की उस पर कोइंसाइड होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ये एक्स एक्सिस है वो जो होगा हमारा पाथ के ही बराबर होगा, या पाथ को ही डिनोट कर रहा होगा। मतलब कि एक्स एक्सिस पे हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट बढ़ा कितना, एक करके, फिर दो, फिर तीन, तो यहाँ पे जो एक दो तीन आ रहा है वो क्या है उसकी पाथ को बता रहा होगा। तो इस तरीके से हम एक्स एक्सिस को ही जब स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा होगा तो हमें एक्स एक्सिस को ही या फिर वाई एक्सिस को या फिर जेड एक्सिस को ही हम उसमें उसकी पाथ के रूप में ही मान लेंगे। और बी देन मेजर द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू जो है या कन्वेंशनली चोजन ओरिजिन। और फिर हम क्या कराएंगे, जो भी हमारा वहाँ पे जो भी वो डिस्टेंस को कवर कर रहा होगा तो वो हम कैसे क्या मेज़र कर लेंगे कि हम यहाँ से क्या मानेंगे कि जो एक्स एक्सिस था तो उसका यहाँ पे कोई ओरिजिन था जो कि 0 0 करके था, तो उस 0 0 से वो जो है ऐसे करके 0 था, तो उस 0 से वो इधर कितना चला है तो उसको हम यहाँ से वो गिनतियाँ जो भी करेगा वो तो वो काउंट कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि उसने जो भी ऑब्जेक्ट था उसने कितना हमारे डिस्टेंस वगैरह कवर करी है या फिर पोजीशन उसने कवर करी है, इस तरह से पता कर लेंगे। यहाँ पे ओरिजिन को हम जो है ओ से नोट करेंगे, जो कि आपको सोन जो कि फिगर 3.1 में भी बताया गया। ये 3.1 आपका है जिसमें कि आप देख पा रहे होगे कि यहाँ से हमारा जो एक्स एक्स का ओरिजिन है और इसके पीछे जो है आप देख पा रहे होगे कि नेगेटिव वैल्यू चलेंगी और इसके आगे आपकी पॉजिटिव वैल्यू चलेंगी। अब देखिए ज़रा और आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सब कुछ। आगे लिखा है कि बी देन मेजर द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये हो गया है। बोल रहा है भाई कि जो पोजीशन होगी टू राइट ऑफ जो है ओके, जो हम लेंगे उनको पॉजिटिव करके। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव हम सिर्फ डिनोट कर रहे हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा किस डायरेक्शन में चला है। जब हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो वो हमारा कैसा है, लेफ्ट डायरेक्शन में जो है मोशन कर रहा है, और हम जब राइट की बात कर रहे हैं तो वो हमारा कहाँ पे चल रहा है, वो हमारा इधर जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। इस तरीके से हम उसको डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पोजीशन है द टू द राइट ऑफ ओ आर टेकन एज पॉजिटिव एंड द लेफ्ट ऑफ ओ एज ए नेगेटिव। और फॉलोइंग दिस कन्वेंशन द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पी एंड अ क्यू, फिगर 3.1 में आपका क्या दिया इन्होंने, प्लस 360 मीटर एंड द प्लस जो है हमारा 240 मीटर करके, और सिमिलरली द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ जो पॉइंट आर इज अ माइनस 120 मीटर करके। अब यहाँ पे आपको कुछ कुछ पॉइंट दिए इन्होंने करके, पी दिया है, एक आपका क्यू दिया है और एक आपको आर दिया है। तो यहाँ पे बस इतना बताया है कि जैसे मान के चलो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट था हमारा ओरिजिन पर, तो वो इस डायरेक्शन में चलता गया वो कहाँ पे पहुँच गया, क्यू पे पहुँच गया, तो उसने कितना जो है डिस्टेंस वगैरह कवर कर लिया है, 240 मीटर करके कर लिया है। यहाँ से आपको सीधा दिख जाएगा। फिर वो थोड़ा और आगे गया और उसने फिर कितना और करा, हमारा 360 उसने फिर टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया। इसी तरीके से बताया गया। मान के चलिए उसने जो पीछे मोशन किया होता या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में मोशन किया होता तो वो माइनस का 120 मीटर करके वो चला जाता है। इस तरीके से ये हमें ये सारी डिटेल बताता है। अब जरा हम बात कर लेते हैं भैया पाथ लेंथ की। ये हमारा जो है टॉपिक होता क्या है, इसका क्या मीन है, जरा इसको हम बात कर लेते हैं। तो आगे बोला जा रहा है कि भाई कंसिडर कर लो जो है मोशन किसी भी एक कार का जो कि होता है किसके अलोंग, स्ट्रेट लाइन के अलोंग होता है, और वी चूज द एक्स एक्सिस सच दैट इट कॉन्सर्ट करेगा उसकी किससे, वो विद द पाथ ऑफ द कार। जो मैंने पीछे आपको बताया था वो ही है कि हम एक्सिस को उसकी पाथ के बराबर मान के चलेंगे, जो कि वहाँ पे बोल रहा है कार का मोशन एंड ओरिजिन ऑफ द एक्सिस इज द पॉइंट फ्रॉम द वेयर द कार स्टार्टेड मूविंग। और जहाँ पे जो उसका ओरिजिन है उसको हम क्या मान लेंगे कि वहाँ से हमारी कार जो है क्या कर रही, स्टार्ट कर रही है अपने मोशन को। आगे बोल रहा है कि जो कार वॉज एट, जब हमारे कहाँ पे होगी, जब एक्स इक्वल टू 0 होगा तो टाइम भी हमारा क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी मोशन नहीं कर रहा है। और टाइम भी हमने कैसे लिया है वहाँ पे टी इक्वल टू 0 करके लिया है। फिगर 3.1 आपको ये बताता है। अब बोल रहे हैं लेट कर लो कि जो हमारा पी क्यू और आर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, उसकी पोजीशन को उस कार की एट अ डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ अ टाइम पे। अब इंस्टेंट का मतलब होता है कि एक जो क्षण होता है, हम बोल सकते हैं जो टाइम का एक जो है क्षण, उसमें वो कहाँ था, तो वो हमें बताता है कौन, इंस्टेंट। तो यहाँ पे इस इंस्टेंट पर हमारा वो जो कार थी या जो भी हमारी उसकी पोजीशन थी उस टाइम पर वो यहाँ थी। तो यहाँ जो हमें जो फिगर 3.1 है उसमें हमें पी क्यू आर करके कुछ कुछ हमारे पॉइंट्स ये बोल सकते हैं, कुछ पोजीशन हमें बताई गई हैं। आगे बोल रहा है कंसिडर करो हमारे दो केसेस को, मोशन को। इन द फर्स्ट केस में जो कार है मूव कर रही फ्रॉम जो है ओ से लेके पी तक, देन जो डिस्टेंस उसने मूव किया कार ने वो कितना किया, ओ से लेके पी तक का प्लस का 360 मीटर करके।
यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से किया उसने। देखिए यहाँ से वो ओ से चला है और कहाँ पहुँच गया, वो इधर पी पे पहुँच गया है ना। ओ से ऐसे चलती गई वो जो है कार वगैरह, और यहाँ पे पी पॉइंट पर पहुँच गई। तो जब वो ओ से लेके पी पर पहुँची तो उसने जो भी टोटल डिस्टेंस जो भी उसने कवर कर लिया, या फिर जो बोल सकते हैं उसने जो पाथ लेंथ को कवर किया, वो कितना किया है 360 मीटर करके। आगे बोला जा रहा है कि दिस डिस्टेंस कॉल्ड द पाथ लेंथ, और जो डिस्टेंस उसने अपनी कवर करी है उसे हम बोलते हैं उसकी क्या, पाथ लेंथ। तो सिंपल आपसे कोई भी पूछेगा भाई व्हाट इज द पाथ लेंथ, तो डिस्टेंस कवर बाय या जो है एनी ऑब्जेक्ट, उसे हम बोलेंगे उसकी पाथ लेंथ। अब वो बोल रहा है कि जो कि ट्रेवल बाई द कार हुई है, और इन द सेकंड केस में जो हमारी कार मूव कर रही है ओ से लेके पी एंड देन मूव्स बैक फ्रॉम पी टू लेके क्यू। आगे क्या बोला है कि उसने जब क्या कह रहा, जो कार थी उसने कहाँ से कहाँ गई, देखो जरा कि कार हमारी यहाँ से ओ से लेके पी तक गई और फिर जो है वो रिटर्न आई पी से लेके क्यू तक। तो जब उसने ऐसा किया तो आपको देखने को मिलेगा कि वो जो है कितना क्या आगे गई और पीछे गई। तो आपको देखने को मिल रहा है वो 360 तो जो है कहाँ गई थी, आगे गई थी। और फिर जब वो पीछे आई तो वो पीछे कितना आई है, आप यहाँ से काउंट करोगे तो यहाँ पे आप सबसे पहले गैप देख लो कितने का है, 40 का है। तो जब वो हमारी 240 पे आई है तो वो कितना पीछे आई, तो सिंपली आप 360 से माइनस कर दीजिए 240 को, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि वो पीछे कितना डिस्टेंस आई है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जब वो 360 जो हमारा मीटर कवर करके जब वो वापस आई तो उसने देखिए क्या किया है, तो यहाँ पे ओ से लेके पी एंड देन मूव जो है पी टू लेके क्यू। तो डूरिंग दिस जो है कोर्स ऑफ जो है मोशन में जो पाथ लेंथ उसने ट्रेजर की है वो कितने की है, ओ पी प्लस जो है पी क्यू, जो कि हमारा कितना है 360 मीटर एंड प्लस का आपका 120 मीटर करके। अब यहाँ पे हमने इसको 120 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि 360 माइनस आपका जो है 240 जो हमें देगा वो कितना दे रहा है, इधर से 0, इधर से ये 2 और इधर से ये 1। तो यहाँ से हमारा टोटल कितना निकल रहा है 120 मीटर करके ही निकल रहा है। इसलिए हम जो है क्या बोल रहे हैं कि जब वो यहाँ से यहाँ गया और जब रिटर्न आया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, तो हम 360 में हम कितना जोड़ देंगे, फिर 120 मीटर करके जोड़ देंगे और हमें टोटल कितना मिल जाएगा, यहाँ से 480 मीटर मिल जाएगा। तो हम बोलेंगे उसने 480 मीटर क्या करा है, डिस्टेंस को कवर किया है, फिर पाथ लेंथ को कवर किया है। आगे देखने को मिल रहा है जो पाथ लेंथ जो स्केलर क्वांटिटी है और क्वांटिटी दैट हैज़ अ मैग्नीट्यूड ओनली एंड नॉट अ डायरेक्शन, जो कि हमें चैप्टर 4 में देखने को मिलेगा। तो स्केलर और वेक्टर के बारे में आप डीपली चैप्टर 4 में पढ़ोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के टाइप में स्केलर और वेक्टर के बारे में बता देता हूँ। तो स्केलर मतलब सिंपल सी वो चीज़ें होती हैं या वो क्वांटिटी होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या होंगी, आपकी मैग्नीट्यूड बताएंगे हमें, या बोल सकते हैं कि हमें सिर्फ वैल्यू बताएंगी। जैसे ये 4, 8, 0 इस तरीके से ये वैल्यू बताएंगी, और इसके अलावा वो जो होंगी डायरेक्शन नहीं बताएंगे। अब डायरेक्शन कैसे, मतलब कि कोई भी ऐसे मोशन हमारा इधर हो रहा है या फिर इधर हो रहा है, ये हमें वो है स्केलर वाली क्वांटिटी नहीं बताएंगी कि आपने किस तरह की क्या डायरेक्शन में वो जो है आपने वो मैग्नीट्यूड लिया है। फिर वेक्टर जो होगा वो क्या बताएगा हमें, वो ये बताएगा कि जो आपको मैग्नीट्यूड मिल रहा है वो किस डायरेक्शन में मिला है, वो हमें कौन बताएगा, वेक्टर बताएगा। और ये आपको चैप्टर 4 में डीपली हम पढ़ेंगे और समझेंगे। आगे लिखा डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो जरा इसको पढ़ लेते हैं। बिल्कुल कॉमन सा शब्द है और इसको आम बोलचाल में रोज़ सुनते भी होंगे। तो जरा ये क्या होता है, जरा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो लिखा है कि इट इज़ यूजफुल टू डिफाइन द अनदर क्वांटिटी, जिसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, जो कि होता है एज द चेंज इन पोजीशन, मतलब कि वो भी हमारा चेंज इन पोजीशन में ही हमें पता चलता है। तो लेट कर लीजिए कि हमारा जो है क्या है, एक x1 है एंड x2 है, बी द पोजीशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की एट अ टाइम जो है कहाँ पे, t1 पे और t2 पे। तो देन इट्स डिस्प्लेसमेंट जो होगा डिनोटेड होगा कैसे, आपका जो है डेल्टा एक्स करके। और इन डेल्टा बोल रहा है कि जो टाइम बोल रहा है कि इसमें आपका डेल्टा टी में, जिसे हम बोलेंगे T2 माइनस T1 करके, इज गिवन बाय द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, जो कि हमारा कैसे निकलेगा कि जो डेल्टा एक्स होगा वो कैसे आएगा x2 माइनस x1। मतलब इसका ये है कि जो डिस्टेंस रहती है, वो जो डिस्टेंस होती थी वो क्या होती थी, पूरी पूरी पाथ लेंथ होती थी, किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना कवर किया है डिस्टेंस को, समझ गए। अब डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है कि आप जो है इनिशियल से लेके फाइनल कितना पहुंचे हो, वो हमारा होता है कौन, हमारी डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे कि यहाँ पे हम कैसे पहुंचे थे, हमने यहाँ से 0 से लेके ये 0 मतलब जो ओ पॉइंट है उससे हम पी पे तक पहुंचे और हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है 360 करके। लेकिन जब हम रिटर्न आए तो हम कहाँ पे पहुंच गए, हमारा क्यू पॉइंट पे, जो कि कितना था 240 मीटर था। तो यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि हम जो है ओ से लेके पी तक पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं, हम ये देखेंगे कि हमने ओ से लेके जो है
कहाँ पर फाइनली पहुँचे। तो हमने ओ से लेकर फाइनली जो पहुँचे हैं वो क्यू पर पहुँचे, क्योंकि हमने पी से फिर रिटर्न भी तो आ गए। तो इस तरह से हमने ओ से लेकर कहाँ पहुँचे हैं, क्यू पर पहुँचे हैं। तो हमारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हमने कवर किया है वो सिंपली हम क्या बोलेंगे कि हमने जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो कितना किया है, यहाँ से हम काउंट कर लेंगे और हमें पता चलेगा 240 ही किया है। अभी ऊपर भी देखोगे आप और आपको और समझ आएगा। तो यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट को लिखने का ये तरीका है कि आप जो है x2 - x1 कर सकते हो। और यहाँ पे जो डेल्टा आता है उसका मतलब होता है, वो डिनोट करता है किसी भी क्वांटिटी में चेंज को आना। जब भी किसी भी क्वांटिटी में आपको चेंज देखने को मिलेगा तो उसको हम डेल्टा से डिनोट करेंगे। और ये जो है ग्रीक लेटर है जिसको हम बोलते हैं डेल्टा करके। और आगे जो भी अब बहुत यूज़ होगा ये डेल्टा, आपका पूरी फिजिक्स में डेल्टा ही डेल्टा मिलेगा। तो याद रखिएगा डेल्टा का मतलब क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी जो कि फिजिकल या कोई भी क्वांटिटी हो उसमें जब चेंज आ रहा हो तो उसे हम बोलते हैं डेल्टा करके। डेल्टा एक्स, डेल्टा डी, डेल्टा टी, इस तरीके से हम डेल्टा में उसको लिखेंगे। यदि हमारा x2 बड़ा है x1 से, मतलब जो हमने फाइनल जो भी हम गए हैं तो वो हमारा ज़्यादा है किससे, x1 से, तो जो हमारा डेल्टा x आएगा वो तो सिंपल सी बात है पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि ये वाली टर्म जब हमारी बड़ी होगी तो उसमें जब माइनस करेंगे तो हमें पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन यदि x2 हमारा क्या होगा, छोटा होगा x1 से, तो जो डेल्टा x मिलेगा हमें वो नेगेटिव मिलेगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, देखिए कि डिस्प्लेसमेंट है वह बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसके पास क्या दोनों चीज़ें हैं, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे है उसके पास, हम इसमें इसलिए है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कि हम इसमें ये देखते हैं कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे पहुँचा है, या उसकी जो फाइनल जो भी वो पहुँचा है वो कहाँ पे पहुँचा है। कैसे मतलब, जैसे डिस्टेंस में क्या होता है कि हम ऐसे ऐसे करके कहीं भी पहुंच गए, इस तरीके से ये पहुंच गए हम कहाँ पे, इस पॉइंट पे। हमने शुरू कहाँ से किया, ए से, और हम पहुंचे कहाँ पे, बी पे। तो ये क्या होती है हमारी डिस्टेंस, हमने ऐसे घूम फिर के हम कहाँ पे आए, बी पे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, तो डिस्प्लेसमेंट बोलता है कि आपने जो है इस ए से लेके बी तक में क्या डिस्टेंस कवर किया है, वो बोलता है हमारा कौन, ए मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो वो बोलेगा क्या कि आप सीधा सीधा ऐसे भी जा सकते थे भाई जो है किस पे, बी पॉइंट पे। तो ये हमें कौन बोलता है, डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट सिंपली ये देखता है कि आप उस डायरेक्शन वाइज जो है आप कितना मैग्नीट्यूड कवर कर रहे हो, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप कितनी कवर कर रहे हो, वो हमें डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का फंडा है। और आगे लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट के पास जो है दोनों चीज़ें होती, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। क्यों, क्योंकि इसकी जगह हम जो है देख पा रहे हो कि यदि हम इस एक क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, दूसरी हमारी पॉजिटिव आ रही है, एक को घटा या कम हो रही है तो नेगेटिव आ रही है। इस तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं उसके पास डायरेक्शन तो है ही है। आगे बोल रहे हैं, और ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं कि हमारा वेक्टर करके, और जो कि आप चैप्टर 4 में और अच्छे से पढ़ोगे। और यू विल रीड अबाउट वेक्टर इन द नेक्स्ट चैप्टर जो कि आने वाला है। और प्रेजेंटली वी आर डीलिंग विथ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और आल्सो कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन ओनली। यहाँ पे क्या है, जो भी हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं वो खास करके किसके बात कर रहे हैं, वो है रेक्टिलिनियर मोशन। मतलब कि हमारा जो भी एक स्ट्रेट लाइन पर मोशन होता है उसे हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। आगे बोल रहा है कि इन वन डायमेंशनल मोशन दियर आर ओनली टू जो है डायरेक्शन, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो यहाँ पे हमारा जो मोशन है वो क्या है कि वन डायमेंशनल मोशन है, और इसमें जो भी हमारी बात होगी वो किस में होगी, दो डायरेक्शन में होगी। या तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा होगा या फिर आगे जा रहा होगा, मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं जाएगा। वो कैसे जाएगा, या तो पीछे या फिर आगे। या पीछे आगे का मतलब कैसा है, या तो वो अपनी ऐसे ओरिजिन है यहाँ पे ओ पे, या तो वो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा या फिर वो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। ऐसा नहीं है कि वो इधर ऊपर भी जा रहा होगा, नीचे भी जा रहा होगा, दाएं बाएं ऐसे करके वो नहीं जाएगा, है ना। तो इस तरह के जो मोशन है वो रेक्टिलिनियर है, वन डायमेंशनल में है, और इसमें टू डायरेक्शन होती हैं, या तो पीछे या फिर आगे। और लिखा अपवर्ड या फॉरवर्ड, मतलब कि ऐसा है कि जैसे अभी यहाँ पे दाएं बाएं हो रहा तो एक साथ ही क्या होगा, वहाँ पे हमारा ऊपर नीचे नहीं होगा। इस बात को जो है समझो, जैसे कोई भी मोशन हमारा कैसा होता है, इधर हो रहा है या फिर इधर हो रहा है तो उसके साथ साथ में वो ऊपर नीचे नहीं होगा। लेकिन यदि वो क्या है, ऊपर नीचे हो रहा है इस तरीके से कि ऊपर हमारा जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, तो फिर वो दाएं बाएं नहीं होगा। मतलब कि एक डायरेक्शन में ही वो होगा, चाहे वो ऊपर नीचे हो, चाहे वो दाएं बाएं हो, या फिर हम बोल सकते हैं चाहे वो हमारा पीछे आगे हो, इस तरीके से। और इन विच एन ऑब्जेक्ट कैन मूव एंड दीज टू डायरेक्शन कैन इजीली बी स्पेसिफाइड, उसको हम बोलेंगे कैसे करके, प्लस और माइनस साइन वहाँ पे लगा के बोलेंगे कि यदि हमारा ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड जा रहा है तो हम बोल देंगे पॉजिटिव करके, बैकवर्ड आ रहा है तो हम बोल देंगे नेगेटिव करके। तो इस तरीके से इसका जो है कन्वेंशनली हम इसको ऐसे करके स्पेसिफाइड करते हैं उस मोशन को।
फॉर एग्जांपल के लिए जैसे डिस्प्लेसमेंट है उस कार की मूविंग फ्रॉम ओ टू लेके पी तक की वो कितनी थी आपकी, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स टू माइनस का एक्स वन, और यहाँ पे हमारा जो एक्स टू था वो कितना था 360 था, और एक्स वन था वो हमारा कितना था 0 था, तो इसलिए हमारा कितना आया पॉजिटिव का 360 मीटर करके डिस्प्लेसमेंट आया। मतलब कि वो जो है ओ से लेके जब पी गया तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो कितना था 360 मीटर करके। और आगे बोल रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट हैज़ जो है क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ जो है 360 मीटर एंड इज डायरेक्टेड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एज इंडिकेटेड बाय द प्लस साइन, और सिमिलरली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ जो है कार फ्रॉम पी टू क्यू इज अ 240 मीटर माइनस जो है 360 मीटर, जो कि हमको देगा माइनस का 120 मीटर। अब ये क्या बात है भाई, तो ये सिंपल सी है कि आप जो है कहाँ थे, फाइनल पे आप थे, मतलब कितना था 360 थे आप, और फिर आप जो है फाइनल आपका था 360, और आप जो है फिर फाइनल से मतलब कि ये आपका इनिशियल है। मतलब देखो ज़रा कि हम जब यहाँ पे पहुँच गए तो ये हमारे लिए क्या बन गया, फिर इनिशियल बन गया। हमने जब इससे कहाँ पे पहुँचे, जब हम इससे पहुँचे कहाँ पे, हमारा इस वाले पोजीशन पे, तो हमारे लिए जो है फाइनल से फिर हम फिर बोल सकते हैं इनिशियल से हम फाइनल कितना पहुँचे, तो 360 माइनस हम 240 कर देंगे, और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा कि माइनस का 120 मीटर यहाँ से पी से लेके कहाँ पे पहुँचे, क्यू पर पहुँचे हैं। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो नेगेटिव साइन हमें ये इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे आपको ये नेगेटिव दिख रहा होगा, ये देखिए ये नेगेटिव आपको दिख रहा है, और वो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो है आपकी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दस इट इज़ नॉट नेसेसरी टू यूज वेक्टर नोटेशन फॉर डिस्कसिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायमेंशन। मतलब कि हमको वेक्टर नोटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब हम नेगेटिव वगैरह का यूज़ कर लेंगे, पॉजिटिव वगैरह साइन का यूज़ कर लेंगे, क्योंकि ये मोशन क्या है वन डायमेंशन में हो रहा है, इसलिए हमको ये बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव से हम सिंपली समझ जाएंगे। तो इसलिए हमें वेक्टर नोटेशन की यहाँ पे अभी ज़रूरत नहीं है, और जो वेक्टर नोटेशन की ज़रूरत होगी वो आके अगले जो है चैप्टर, या फिर बोल सकते हैं जो अगले लेक्चर आएंगे, अगला जो चैप्टर है चैप्टर 4 उसमें होगी। तो आगे बोल रहा है भाई कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में या फिर मे नॉट बी इक्वल टू द पाथ लेंथ ट्रेवर्स एंड जो कि हमारा ट्रेवर्स बाय द एन ऑब्जेक्ट। तो ये लाइन बहुतों को कंफ्यूज कर देती है कि किस तरह से कोई भी हमारी जो है डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो पाथ लेंथ के बराबर कैसे नहीं होती है। तो जो मैंने अभी इधर ऊपर एग्जाम्पल दिया था वो यहाँ पे है कि यहाँ पे जो मैंने ये ग्रीन से हाईलाइट किया वो मेरा क्या है, वो है मेरा क्या पाथ लेंथ। तो जो मेरी पाथ लेंथ है आपको दिख पा रही होगी कि पाथ लेंथ मेरी कितनी सारी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट मेरा ये है जो मैंने येलो से लिखा हुआ है, तो ये मेरा क्या है डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है देखो छोटा आ रहा है। तो इस तरीके से पाथ लेंथ जो होती है हो सकता है कि उसके बराबर हो या हो सकता है उसके बराबर ना हो किसके, डिस्प्लेसमेंट के। अब कैसे हो सकती है जो है हमारा जो है किसी भी पाथ लेंथ के, तो पाथ लेंथ की ऐसे हो सकती है जैसे आपने क्या किया, यहाँ से कोई मोशन किया और आप कहाँ गए, यहाँ पे गए इस बी पॉइंट पे, है ना, ए से आपने मोशन किया और आप गए बी पॉइंट पे, तो यहाँ पे हमारा जो पाथ लेंथ आ रहा है, तो जो हमारा जो पाथ लेंथ आ रहा है, मान के चलिए हम 2 मीटर गए हैं 2 मीटर करके, तो जो हमारा पाथ लेंथ है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों ही हमारे कितने हैं, 2 मीटर करके ही हैं, क्योंकि यहाँ से फाइनल आप पहुँचे 2 मीटर, इनिशियल 0 था, तो आप 2 माइनस 0 करोगे तो आपको 2 ही मिलेगा, और पाथ लेंथ हमारे लिए 2 ऑलरेडी है। तो इस तरीके से ये हमारे 2 फंडे होते हैं फिजिक्स में, इस तरीके से इनको हमको डील करना रहता है। और आपको ये पूरा समझ आया होगा कि किस तरह से किसी का भी मैग्नीट्यूड जो है डिस्प्लेसमेंट का हो भी सकता है कि वो इक्वल हो पाथ लेंथ के, और हो भी सकता है वो नहीं हो इक्वल जो है किसके, पाथ लेंथ के, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट ट्रेजर कर रहा है। इन्होंने फॉर एग्जांपल के लिए लिखा है कि जैसे मोशन है किसी भी कार का जो कि हमारा ओ से लेकर पी तक वो जाता है, तो वहाँ पर जो पाथ लेंथ उसने कवर किया वो 360 मीटर किया, एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऑल्सो प्लस 360 मीटर ही है। इन दिस केस में जो मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा 360 मीटर ही है, जो कि इक्वल है उसके पाथ लेंथ जो कि है 360 मीटर। बट कंसिडर द मोशन ऑफ अ कार फ्रॉम ओ टू पी, जब हमारी मोशन हम देखेंगे कहाँ से, जब हमारी कार ओ से लेकर पी तक गई थी एंड बैक टू आई कहाँ पे, जब हमारी क्यू पे आई, तो इन दिस केस में जो पाथ लेंथ तो उसने कवर की थी हमारी 360 मीटर, लेकिन 360 और प्लस का हमारा 120 जो कि आया था 480, लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो आया था वो कितना आया हमारा कि 240 माइनस का 0, मतलब कि हमारा पॉजिटिव में 240 मीटर। अब ये कैसे, जैसे मैं आपको फिर से बता देता हूँ, तो यहाँ पे आपको देखने को ये मिल रहा होगा कि जब आप क्या हुए थे, जब आप ओ से लेके पी तक गए और फिर आप जो है क्यू पर आए, तो आपने जो है टोटल यहाँ से जो भी डिस्टेंस था या जो पाथ लेंथ था वो कितना कवर कर लिया, तो आपने 360 और संग में ये 240, या फिर हम बोल सकते हैं कि आपका 120 करके 480 किया था।
लेकिन हमारा जो डिस्प्लेसमेंट का फंडा है वो क्या बोलता है कि आप जो है कितना जो है फाइनल पहुँचे, तो हम फाइनल कहाँ पे पहुँचे 240 पे, इनिशियल हमारा जीरो है, तो 240 माइनस जो हमारा कितना जीरो करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है 240 मिल रहा है। इसलिए हम बोलेंगे कि इस केस में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 240, लेकिन हमारा वो पाथ लेंथ के इक्वल नहीं है। तो जो मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का है वो 240 मीटर है, जो कि इक्वल नहीं है किसके, हमारा पाथ लेंथ जो कि है 480 मीटर करके। आगे बोला जा रहा है जो मैग्नीट्यूड होता है ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर ए कर्स ऑफ अ मोशन मे बी जीरो बट द करस्पॉन्डिंग पाथ लेंथ इज नॉट जीरो। बोल रहे हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो सकता है किसी भी मोशन के लिए वो जीरो हो, लेकिन हमारी पाथ लेंथ जो होती है वो कतई जीरो नहीं होती, क्योंकि यदि मोशन होगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो वो पाथ लेंथ कवर करेगा ही करेगा। लेकिन हो सकता है कि कोई भी हमारे ऐसी सिचुएशन आए कि हमारी कार जो है कहाँ से ए पॉइंट से यहाँ से गई ओरिजिन से और बी तक गई और फिर वापस वो कहाँ पे आ गई, हमारी यही पॉइंट पे आ गई, तो यहाँ पे पाथ लेंथ जो उसने रिजर्व किया वो तो हमारी काउंट होगी, है ना। यहाँ से मतलब 2 मीटर का ही रास्ता था तो 2 मीटर उसने 4 मीटर कवर कर लिया, लेकिन हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है उसने जीरो किया। क्यों? क्योंकि 2 मीटर वो जाने में लगाया, मतलब 2 मीटर उसका फाइनल माइनस 2 मीटर उसने फिर इनिशियल में ही आ गया, तो 2 मीटर माइनस 2 मीटर इसकल टू हमें मिल जाएगा 0 मीटर। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो है एक पाथ लेंथ जो होती कभी भी जीरो नहीं होगी। बोल रहा है कि और जो हमारा क्या है पाथ लेंथ जीरो नहीं होगी, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए यदि कार हमारा स्टार्ट करता है जीरो ओ से गोल जाता है कहाँ तक, पी तक, एंड जो है वो क्या करता है फिर एंड देन रिटर्न हो जाता है कहाँ पे, टू ओ। तो जो फाइनल पोजीशन उसकी कॉन्साइड कर रही है इनिशियल से, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगी जीरो, लेकिन हमारा पाथ लेंथ जो होगा इस जर्नी में वो हमारा 360 प्लस का 360 हमें 400 वो 720 मीटर करके मिल जाएगा। अब आगे बोला जा रहा है कि जो मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो कैन भी रिप्रेजेंट हो सकता है कहाँ से, आपका कुछ पोजीशन टाइम ग्राफ से। अब पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है कि जिसमें हम पोजीशन और टाइम जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ग्राफ जो होता है, ग्राफ तो आप सभी जानते हो जिसमें एक्स और वाई एक्सेस होती हैं, उसे हमें ग्राफ करके डिनोट करते हैं। तो उस ग्राफ में हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन जो है उसका बता सकते हैं, या उसकी पोजीशन और टाइम ग्राफ को देख के बता सकते हैं वहाँ पर मोशन कितना हो रहा है, क्या हो रहा है। और एस यू लर्न ऑलरेडी अबाउट इट, और आपने इसके बारे में क्लास 9th में भी पढ़ चुके हो। और सच अ ग्राफ इज़ अ पावरफुल टूल है, और ये ऐसा ग्राफ जिसमें हमें किसी का इमोशन दिख रहा हो तो ये हमारे एक पावरफुल टूल होता है रिप्रेजेंट करने के लिए, फिर एनालिसिस करने के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के लिए। आगे बोला जा रहा है कि भाई फॉर मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जब भी कोई मोशन होता है एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग से, जैसे हम बोलते हैं उसको क्या, एक्स एक्सिस, तो ओनली एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो वेरी करेगा किसके संग, टाइम के संग, है ना, सिंपल सी बात है। तो एंड वी हैव एन एक्स टी ग्राफ, हमें उसको बोलेंगे एक्स टी। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ हमारा कहाँ पे चेंज आ रहा है, एक्स एक्सिस पे आ रहा है और टाइम में चेंज आ रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं एक्स टी ग्राफ करके। लेट अस फर्स्ट कंसीडर द सिंपल केस इन विच एन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। हम एक सिंपल केस लेते हैं जिसमें कि हमारे ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्टेशनरी पे है। स्टेशनरी मतलब सिंपल आप बोल सकते हो रेस्ट पर है, या फिर हमारा कहीं पे एक ओरिजिन पर है। तो बोल रहे हैं कि ईजी, मतलब कि एग्जांपल के तौर पर जैसे कि हमारी कार स्टैंडिंग स्टिल एट एक्स इक्वल टू 40, यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि हमारा कार कहाँ पे रखा हुआ है, 40 पे रखा हुआ है। यहाँ पे जो स्टेशनरी वर्ड है उसको मैं थोड़ा और क्लियरिफाई कर दूँ आपके लिए। तो स्टेशनरी वर्ड जो होगा वो ये नहीं है कि आप जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट पर ही रखो, या फिर आप जो है उसको कहाँ पे रखोगे, ओरिजिन पे रखोगे। स्टेशनरी का मतलब है कि जहाँ से वो क्या है आपका मोशन करना शुरू कर रहा है, चाहे वो आपका 20 से करे, 40 से करे, 50 से करे, या कहीं से भी करे, तो जहाँ से कोई मोशन शुरू हो रहा होगा उसे हम बोलेंगे उसका स्टेशनरी, है ना, समझ रहे हो ये। तो वहाँ पे वो रुका हुआ था और फिर वहाँ से उसने चालू किया अपना मोशन, तो वो है स्टेशनरी। तो वो बोल रहे हैं जब कार हमारी स्टैंड है स्टिल एट एक्स इक्वल टू 40 पर, और जो पोजीशन टाइम ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द जो है किसके टाइम एक्सेस एस, जो कि सोने ना फिगर हमारा 3.2a में आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए जरा ये इसमें कि हमारा एक जो है क्या है, एक ऑब्जेक्ट है या कोई भी चीज़ है वो हमारी कहाँ पे 40 पर स्टेशनरी है, मतलब कि 40 पर रुकी हुई है। अब जब वो 40 पर रुकी हुई है तो यहाँ पे वो जो हमारा क्या है उसकी जो डिस्टेंस है वो तो नहीं बढ़ रही भाई, क्यों नहीं बढ़ रही, कि वो तो रुका हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा टाइम है वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब टाइम बढ़ रहा है क्यों, क्योंकि आप टाइम तो रोक नहीं सकते आप, तो इसलिए हमारा टाइम बढ़ते जा रहा है चाहे आप रुके हुए हो तो भी। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा
कि जो हमारा ग्राफ दिखेगा वो कैसे दिखेगा, हमें पैरेलल दिखेगा इस टाइम के उसके रिस्पेक्ट में। मतलब कि जो हमारी ये किसकी वो है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, जो कोऑर्डिनेट दिख रही है वो हमारा टाइम का है। तो हमें जो टाइम का जो कोऑर्डिनेट है उसके पैरेलल कौन दिखेगा, ये हमें लाइन दिखेगी, क्योंकि वहाँ पे हमारा टाइम जो है बढ़ते जा रहा है। 60 सेकंड हो गए, फिर 61 सेकंड हो गए, 62 सेकंड हो गए, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में नहीं है। तो इस तरीके से ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा। आगे देखिए जरा, तो ये किसके लिए मिलेगा, जब स्टेशनरी वहाँ पे हो रहा होगा, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा स्टेशनरी हो, रुका हुआ किसी भी पॉइंट पे, चाहे वो 40 पे हो, चाहे 50 पे हो, कहीं पे भी हो। आगे देखिए, यदि एक ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में और कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम, मतलब कि वो जो है जितना वहाँ पे वो डिस्टेंस लेता है उतना ही वहाँ पे वो समय लेता है। मतलब 1 मीटर चला तो 1 सेकंड, 2 मीटर चला तो 2 सेकंड, 3 मीटर चला तो 3 सेकंड। तो इस तरह का जो आपको ग्राफ मिलेगा उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन वगैरह। और उसमें जो ग्राफ आपको मिलेगा वो देखिए किस तरह से मिलेगा, तो वो आपको कहाँ पे मिल रहा है, ये आपका 3.2 का भी में आपको मिलेगा। मतलब कि सिंपली इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिलेगी। और इसमें क्या रह रहा है कि जितना मोशन हमारा, या फिर बोल सकते हैं कि जितना वहाँ पे हमारा डिस्टेंस कवर हो रहा है उतना ही वहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, टाइम भी लग रहा है। जैसे यहाँ पे वो था इस पॉइंट पर, इसको हम थोड़ा पेन से बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे वो था, यहाँ पे कितना था, 1 मीटर था, तो वो जो यहाँ पे टाइम दिखेगा तो वो भी आपको कितना दिखेगा, 1 सेकंड। जब वो यहाँ पे पहुँचा आपका कहीं पे, तो उसको लगा कितना, 2 मीटर, तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो भी कितना लगेगा, 2 सेकंड। तो इस तरीके से इस वाले जो हम ग्राफ को जो स्टडी करते हैं, जिसमें कि हमारा एक यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, और इस तरह से इसका ग्राफ ऐसे करके आपको देखने को मिलेगा। तो शो वाला पोजीशन टाइम ग्राफ ऊपर सच मोशन के लिए है। आगे देखिए जरा, आगे बोल रहा है कि नाउ लेट अस कंसीडर द मोशन ऑफ एन कार दैट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट जो है टी इक्वल टू 0। हम मान के चलते हैं कि हमारी कार कहाँ से स्टार्ट हो रही, जब हमारा समय क्या था, 0 था, और जो हमारा कहाँ से था, वो ओरिजिन से हो रहा है, एंड पिक अप स्पीड जो है टिल जो उसने फिर एक स्पीड पकड़ी जो कि हमारा कहाँ तक, जब हमारा टाइम जो है 10 सेकंड तक पहुँचा। तो जब यहाँ पे आपको ग्राफ में देखने को मिलेगा कि उसने क्या करा, यहाँ से फिर जो 0 से एकदम मोशन जो स्टार्ट किया उसने, और कहाँ पे वो पहुँचा, जब 10 सेकंड हो गए, 10 सेकंड तक उसने एक स्पीड पकड़ी। फिर आगे देखिए क्या बोला उसने, एंड देयर आफ्टर मूव विद यूनिफॉर्म जो है स्पीड, और फिर जो है उसके बाद वो एक यूनिफॉर्म स्पीड के संग बढ़ने लगा। आपको यहाँ पे दिखेगा कि 10 के बाद जो है वो कैसा आपको देखने का ग्राफ आपको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में देखने को मिल रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितना वो टाइम ले रहा है उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब कि वो 10 तक तो उसने फिर स्पीड पकड़ी, फिर उसके बाद वो जो यूनिफॉर्मली चलने लगा। फिर आगे आपको देखने को मिलेगा कि जो है मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड टिल जो है कहाँ तक चला वो, जब वो आपका 18 सेकंड तक वो जो है कैसे हुआ, एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलने लगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वो 18 सेकंड तक यूनिफॉर्म स्पीड में चला। फिर उसके बाद जो है वो क्या हो गया, आगे देखोगे आप, तो देन जो है ब्रेक करता है, वो अपनी कार में ब्रेक लगाता है, ब्रेक अप्लाई करता है, और जो कार स्टॉप हो जाती है कहाँ पर, टी इक्वल टू 20 सेकंड पर। और एक्स जो है बोल रहा है 296 मीटर हो गया। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे जब वो यहाँ से पहुँचा तो उसने डिस्टेंस कितनी कवर कर ली है, 256 वहाँ पे है। यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वो 256 पे जाके रुकेगा, और जो उसने टाइम उसको लगा है ब्रेक अप्लाई करने में, तो वो वहाँ पे कहाँ पे उसने ब्रेक अप्लाई किया है, तो वो उसने ब्रेक अप्लाई किया कहाँ पे, आपका कितना है, ये 20 सेकंड पर। तो 20 सेकंड पर जाकर उसने क्या कर दिया, यहाँ पे आप देखोगे ब्रेक अप्लाई कर दिया, जिससे कि वो फिर वो यूनिफॉर्मली टाइम बढ़ने लगा, लेकिन उसका ग्राफ जो है नहीं बढ़ा है। तो ये यहाँ पे बताया गया आपको। आगे लिखा है कि जो पोजीशन टाइम जो ग्राफ होता है फॉर दिस केस के लिए, जो कि फिगर 3.3 में बताया गया, तो बी सेल रेफर टू दिस ग्राफ इन अवर डिस्कशन इन फॉलोइंग सेक्शन। और इसी ग्राफ को हम जो है जब आगे कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे तो उसमें हम लेंगे। और ये जो रहता है हमारा ग्राफ, जो हमारा ये वाला है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है, क्योंकि इसमें तीनों ग्राफ आपके मिक्सचर हैं। क्यों, क्योंकि इसमें आपको ये पैरेलल वाला भी दिख रहा है, यहाँ से आपको, यहाँ से ये आपको यूनिफॉर्म वाला भी दिख रहा है, और यहाँ से आपको जो है एक सिंपली मोशन में आते हुए भी दिख रहा है। तो इस तरह के ग्राफ को हम जो है स्टडी आगे करेंगे। और बस इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आपको आई होप पूरा समझ आया होगा पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट और इन सभी के बारे में। अगले लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड क्या होती है। और ये सिंपल टॉपिक है पूरे चैप्टर 3 में, जो आपने क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, उन्हीं का बस एक समझ लो रिवीजन टाइप का है। इसमें मैं आपको थोड़ा और बताऊं, जैसे आप एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये सारी बातें आपने जो है पहले भी पढ़ी हैं। उसके अलावा जैसे कि यहाँ पे आएगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है। और इसके अलावा जैसे आपके पास आ सकता है क्या,
और इसमें एक और टॉपिक आएगा कि हाँ, जिसमें हम मोशन वगैरह की जो क्वेश्चन है वो निकालेंगे, जो कि आपने क्लास 11th में भी, वो माफ कीजिएगा, क्लास जो है 9th में भी पढ़ चुके हों। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, और यदि आपको जो है पूरा समझ आ गया तो प्लीज़ एक हिट लाइक जरूर करके जाइएगा। इसका टारगेट जो है आपका 500 लाख तक का है, तो प्लीज़ जो है इसको 500 लाख तक पहुंचा दीजिए, फिर हम जो है अगला लेक्चर लेके आएंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।